जल ही जीवन है, वही जीवन का आधार है। लेकिन अगर जल दूषित हो जाए तो फिर वो जीवन के लिए जोखिम बन सकता है, कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। इसीलिए पानी को लेकर आजकल जापान एक भारी विवाद का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत सारा रेडियोधर्मी पानी महासागर में छोड़ रहा है। ये पानी 12 साल पहले आई सुनामी में तबाह हुए फुकुशिमा परमाणु बिजली घर में इस्तेमाल हुआ पानी है। जापान का कहना है कि ये पानी समंदर में डाले जाने के लिए सुरक्षित है, लेकिन इस बात को मानने के लिए न तो जापान के बहुत सारे लोग तैयार हैं और न ही उसके पड़ोसी देशों चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के लोग। खासकर चीन का कहना है कि जापान अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को खतरे में डाल रहा है। ये कहानी शुरू होती है 11 मार्च 2011 को, जब जापान में 9 तीव्रता का भूकंप आया और विनाशकारी सुनामी आई। इससे जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस आपदा ने जापान के ओकुहामा में स्थित फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली घर को तहस नहस कर दिया। उसके कूलिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और फिर रिएक्टर के अंदरूनी हिस्से बहुत ज्यादा गर्म होने लगे और पानी अंदर पहुंचा तो अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थों से मिलकर बहुत ज्यादा दूषित हो गया। कूलिंग सिस्टम न होने की वजह से 3 रिएक्टर पिघल गए। ये हादसा जब से हुआ है, जापान रिएक्टरों की ईंधन छड़ों को ठंडा करने के लिए पानी का सहारा ले रहा है। इसका मतलब है कि हर दिन प्लांट से 1 लाख लीटर दूषित पानी निकलता है, जिसे लगभग 1000 टैंकों में रखा जा रहा है। अब तक 13 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा दूषित पानी जमा हो चुका है। जापान का कहना है कि अब और पानी को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है और प्लांट को डिसमेंटल करने के लिए भी जगह चाहिए। इसके अलावा पानी रिस भी सकता है, इसीलिए इस पानी का कोई समाधान निकालना होगा। जापान का कहना है कि वो इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके समंदर में छोड़ेगा और इस काम में लगभग 30 साल लगेंगे। जापान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का भी कहना है कि ये पानी समंदर में डाले जाने के लिए सुरक्षित है। लेकिन अगर ये पानी पूरी तरह सुरक्षित होता तो इस पर इतना विवाद न होता। जापान का कहना है कि उसने पानी से सभी रेडियोधर्मी तत्वों को अलग कर दिया है सिवाय ट्रीटियम के। ये हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसे दूषित पानी से हटाने की टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। ऐसे में इस पानी को डाइल्यूट करना ही अकेला समाधान है। विशेषज्ञ इस पानी को समंदर में डालने के लिए हरी झंडी दिखा चुके हैं, लेकिन सब इससे सहमत नहीं हैं। आलोचकों का कहना है कि इस बारे में अभी और अध्ययन किए जाने की जरूरत है कि ट्रीटियम समुद्र तल, जलीय जीवन और इंसानों पर क्या असर डालेगा। चीन जापान के इस कदम का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि जापान जो आज कर रहा है उसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होंगे। जापान ने 2022 में चीन को कुल $60 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट किया। सी फूड यानी मछली, झींगे और केकड़े जैसे जलीय जीव जो खाने में इस्तेमाल होते हैं। जापान के सी फूड उद्योग के लिए चीन सबसे बड़ा बाजार है। सिंगापुर इस मामले में दूसरे नंबर पर आता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जापान के सी फूड का 42% एक्सपोर्ट इन्हीं दोनों देशों में होता है। लेकिन जब से जापान ने रेडियोधर्मी पानी को समंदर में डालने का ऐलान किया है, उसके सी फूड उद्योग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चीन ने तो जापान से सी फूड मंगाने पर रोक ही लगा दी है। जापान कह रहा है कि वो इस मुद्दे पर चीन को WTO में खींचेगा। चीन और जापान के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन फुकुशिमा के दूषित पानी ने रिश्तों में और तलखिला दी है। समंदर में दूषित पानी छोड़ने के जापान के कदम का पड़ोसी देशों में तीखा विरोध हो रहा है। दक्षिण कोरिया के बुसान में ये पर्यावरण समूह महासागर को बचाने की अपील कर रहा है। इन लोगों का कहना है कि जापान के कदम से न सिर्फ महासागर दूषित होगा, बल्कि वहां पलने वाले जीवों के लिए भी खतरा बढ़ेगा और जब उनमें से कुछ सी फूड के रूप में इंसानों की खाने की टेबल पर आएंगे तो इंसान भी इस खतरे से नहीं बच सकते।
दक्षिण कोरिया में जुलाई में हुए एक सर्वे में हिस्सा लेने वाले 62% लोगों ने कहा कि फुकुशिमा प्लांट का पानी समंदर में छोड़े जाने के बाद वो सी फूड खाना या तो बंद ही कर देंगे या फिर उसमें कमी करेंगे। सरकार का कहना है कि वो स्थिति पर नजर रख रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए राजधानी सोल में एक फिश मार्केट का दौरा भी किया। उधर जापान सरकार भी अपने सी फूड उद्योग के लिए पैदा खतरों से वाकिफ है, खासकर तब जब चीन जैसा बड़ा खरीदार जापान से सी फूड लेने पर रोक लगा चुका है। इसीलिए जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने टोक्यो में थोक बाजार का दौरा किया और चीन के कदम से प्रभावित होने वाले सी फूड कारोबारियों की मदद करने का वादा किया। जापान के प्रधानमंत्री ने तो दूषित पानी समंदर में छोड़े जाने के बाद फुकुशिमा से लाई गई मछलियों से बना खाना भी खाया। इस मौके पर उनकी सरकार के 3 मंत्री भी मौजूद थे। ये सब इसलिए ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों को अपने प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। टोक्यो में प्रधानमंत्री आवास के सामने कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। जापान विरोधी इन प्रदर्शनों में जिस तरह भीड़ उमड़ रही है, उससे पता चलता है कि ये मुद्दा जापान के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया है। परमाणु ऊर्जा पहले से ही विवादों में रही है, लेकिन पहले फुकुशिमा हादसे और अब इसके दूषित पानी को समंदर में छोड़े जाने से ये बहस और तेज हो गई है। परमाणु बिजली और उससे जुड़े खतरों को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब दुनिया को तलाशने होंगे। भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों में परमाणु बिजली बनाई जाती है, लेकिन जब कहीं परमाणु बिजली घरों में कोई हादसा हो जाता है तो उससे सुरक्षित रूप से निपटने के तौर तरीके हम अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं। परमाणु कचरे का निपटारा अब भी बहुत जटिल काम है। यही हमने जापान के फुकुशिमा में देखा और यही हमने यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु हादसे में देखा। इसीलिए जर्मनी समेत कई देशों में परमाणु बिजली का विरोध होता रहा है। जर्मनी ने फुकुशिमा दुर्घटना के बाद अपने परमाणु बिजली घरों को बंद करने का फैसला ले लिया था। जर्मनी में अभी गठबंधन सरकार की अहम साझीदार ग्रीन पार्टी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन से ही निकली है। परमाणु ऊर्जा के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में भी हमें ज़रूर लिखिएगा। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।